एक मिनट, मैं आपको एक वही एग्जांपल फिर से ले लेता हूं। यही प्रॉब्लम था ना, W3x R2x W2 by R1z W3 by NW1। यस सर। फिर से देख लीजिए इसको। सबसे पहले W3 हुआ ऑन X, फिर R2 हुआ ऑन X, फिर W2 बाई हुआ, यानी कि W बाई के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और R1 चेक था, W3 बाई था, एंड W1 बाई है। हमने चेक कर लिया था कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी नहीं है। क्या ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है? नो सर। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। क्या ब्लाइंड रीड है, सॉरी डर्टी रीड है? यस, डर्टी रीड भी है। राइट की हुई वैल्यू को Rx रीड कर रहा है ना, T2 ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है, डर्टी रीड भी है, ठीक है। अब हमें इसका व्यू इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ता। तो चलिए, व्यू इक्विवेलेंट कौन कौन से बनते हैं बताइए। व्यू इक्विवेलेंट अगर हम देखते हैं तो क्या सीरियल शेड्यूल बनेगा बताइए। एक तो बनता है T1 देन T2 देन T3, दूसरा बनता है T1 देन T3 देन T1, सॉरी T2, तीसरा क्या बनता T2 देन T1 देन T3, T2 देन T3 देन T1, या T3 देन T1 देन T2 देन T3 T2 and T1. These are the serial schedule, right, corresponding to this schedule, right, यही होते। अब बात आती है इसमें कि हमारे इनमें से कितने जो शेड्यूल हैं वो फॉलो करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल, अगर किसी भी शेड्यूल में n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है देन देयर फैक्टोरियल एंड शेड्यूल कितने हैं, कितने फैक्टोरियल एंड सीरियल शेड्यूल बनेंगे, जो कि बनेंगे T1 T2 T3 T1 T3 T2 T2 T1 T3 T2 T3 T1 एंड T3 T1 T2 एंड T2 T3 T2 T1। अब बात आती है यहाँ पर हमें इसका व्यू इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना था, ठीक है। व्यू इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ठीक है। हमें इस प्रोसेस को, एज शेड्यूल को हमें सीरियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग लिखना है। तो चेक करना है कि व्यू इक्विवेलेंट बनता है कि नहीं बनता है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करते हैं, फर्स्ट थिंग कि इनिशियल रीड कौन कर रहा है। अब बताइए इनिशियल रीड कौन कर रहा है इसमें। यहां पर इनिशियली रीड डन बाई एक तो T2 कर रहा है और एक T1 कर रहा है। ये X डेटा आइटम के ऊपर वर्क कर रहा है, ये Z डेटा आइटम के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। X एंड डेटा है वॉट एवर, देखिए चाहे वो WX राइट कर रहा है, बट इनिशियल रीड कौन कर रहा है, T2 इंस्ट्रक्शंस कर रहा है। तो आपके पास आइदर T2 स्टार्ट कर सकता है, यानी कि ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो गए, ठीक है।
T3 तो इनिशियल रीड कर ही नहीं रहा, तो हम इसको बी इक्विवेलेंट बना ही नहीं सकते, हमें बी इक्विवेलेंट बनाना था। ये बात समझ में आई आकांक्षा? नंबर 1। तो यानी Yes, कि sir. हमारे में से ये ऑप्शंस क्रॉस हो गए, बी इक्विवेलेंट नहीं बनेगा इसके, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है नहीं, ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, ग्रैंड रीड है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये ऑप्शंस बन रहे हैं T2 या T1। T1 क्योंकि जेड ऑपरेशन पे वर्क कर रहा है, दैट मीन मे बी पॉसिबल टू रीड फर्स्ट। T2 कर रहा है हमारा एक्स से। बट यहां पे एक और चीज है कि फाइनल राइट कौन कर रहा है? फाइनल राइट T1 T1 फाइनल राइट कर रहा है T1, यानी कि T1 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होनी है, यानी कि W बाई हमेशा लास्ट में आएगा। जब W बाई लास्ट में आएगा तो हमारे पास से ये भी ऑप्शन निकल गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास ये वाला जिसमें फाइनल राइट ये सारे ऑप्शंस आपके डिलीट होते जा रहे हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, यानी कि RX कैन बी डू द ऑपरेशन फर्स्ट, कोई भी डाटा वैल्यू वो रीड कर रहा है, ठीक है, कर सकता है। देन वी कैन परफॉर्म W बाई, ओके, क्योंकि कोई भी कन्फ्लिक्शन है नहीं, बाई इज ए डिफरेंट ऑपरेशन और एक्स इज ए डिफरेंट ऑपरेशन, तो बाई कैन बी परफॉर्म फर्स्ट एंड दिस W कैन बी डन आफ्टर दिस। सो हियर वी कैन डू दिस W over X, right, little bit later after this, and after that we have to perform even। देखिए यहां पर सर, हाँ सर फाइनल राइट का भी सर 2 ट्रांजेक्शन बीच में हो सकता है, 2 क्या? फाइनल ट्रांजेक्शन सर, फाइनल राइट 2 हो सकते हैं कभी कभी 2 ट्रांजेक्शन के बीच में, भैया क्यों होगा? फाइनल नहीं हो राइट सकता ना सर? जो ट्रांसैक्शन जो परफॉर्म कर रहा है फाइनल राइट, वही उसके सीरियल में भी होना चाहिए, सिक्वेंशियल जो सीरियल शेड्यूल में आपका होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो RZ कैन बी स्वैप हियर एंड दिस कैन बी, सो हियर RZ इज देयर। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या मैटर करना था कि हमारी तीनों चीजें हैं, देखिए T2 T3 देन T1, यहाँ पे सीरियल शेड्यूल बन गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज ए व्यू सीरियल शेड्यूल। अब बात आती है तो आपका जो कहना था कि सर यहाँ पर तो रीड और राइट का सीक्वेंस कुछ गड़बड़ है, रीड पहले बाद में हो रहा, राइट वही है, और एज पर द रूल 2 वी हैव टू फॉलो कि राइट के बाद रीड जो सीक्वेंस है वही मैटर करना चाहिए, यही तो आपका डाउट है? Yes, sir. ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि यहां पर देखिए आपको पास तीनों सीक्वेंस हमें मैटर करना चाहिए, देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मैटर कर रही। अब वो बात आती है कि हमारी राइट रीड सीक्वेंस आपका इस तरह से होना चाहिए जिससे कि आपके डाटाबेस कंसिस्टेंसी में कोई फर्क ना पड़े। ध्यान रखिएगा कि राइट रीड का मतलब ये नहीं कि हमारा कि राइट पहले हुआ तो उसी के बाद ही रीड होना है, बट यू हैव टू फॉलो वेदर योर डाटाबेस इज कंसिस्टेंट इनफ और नॉट। सो इन दैट केस चेक करिए क्या इनके बीच में सीक्वेंस को अगर इंटरचेंज भी कर रहे हैं तो क्या हमारा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। Whatever the data it is read, it is not even after that writing in that over that। अल्टीमेट राइट कौन कर रहा है? राइट एक्स कर रहा है, एक्स वैल्यू को राइट कौन कर रहा है? T3। अगर एक्स की कोई भी वैल्यू हो, फाइनल वैल्यू क्या होगी? जो T3 ने राइट की है। बात समझ में आ रही? फाइनल अपडेटेड वैल्यू क्या है यहां पे, इसीलिए कहा गया अपडेट जो आप कर रहे हैं लास्ट कि जो अपडेटेड है, अपडेटेड ऑन द डाटा आइटम मस्ट बी मेंटेन। आप राइट रीड का जो सीक्वेंस है उसका आपको केवल यह समझना है कि अपडेटेड डेटा आइटम मस्ट बी मेंटेन। मैं फिर से एक बार आपको स्लाइड्स में लेके चलता हूं।
सी इन दिस एक पॉइंट है जो आपको मैं यहाँ पे थंब रूल जो सेकंड है उसमें एक और चीज है कि यहाँ कह रहे हैं इफ ए शेड्यूल, जो आप बात कर रहे हैं कि रीड क्यू वो एग्जीक्यूट करेंगे, टीआई एग्जीक्यूट रीड क्यू, ठीक है। अगर कोई टीआई ट्रांजैक्शन है वो रीड क्यू एग्जीक्यूट कर रहा है एंड दैट वैल्यू वाज प्रोड्यूस्ड बाय टीजे इफ एनी, देन इन द शेड्यूल एज डेस आल्सो टीआई मस्ट रीड द वैल्यू ऑफ क्यू that was produced by the same write queue operation of TI. But here one more thing in that कि you have to maintain the updated डेटा आइटम। तो अपडेटेड डेटा आइटम के केस के लिए हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारा वैल्यू स्वैप किया जा सकता है, इससे हमें फाइनल जो एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, ध्यान दीजिए ये आपका एक एक्स की वैल्यू फाइनल क्या मिल रही है वो हमें चेक करना है, उससे फर्क नहीं था। ऑब्वियस यहाँ पे उसने देखा अगर यहाँ पे कहीं होता कि डब्ल्यू एक्स भी होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं डब्ल्यू एक्स भी होता इस T2 ट्रांजेक्शन में, तो हमारे पास ये क्या है कि फाइनल WX की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर कोई भी होती जो इसने रीड की वो अपडेट की है। अब यहाँ पे WX और WX को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते थे, WX को पहले नहीं कर सकते थे और WX को बाद में नहीं कर सकते थे, तब हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें यहाँ पे ऐसा कोई सीक्वेंस मिल रहा है जिसके ब्याह पे हमें फाइनल हमें x की अपडेटेड वैल्यू क्या मिल रही है, तो हम उसके बीच में चेंजेस कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट द शेड्यूल, ए सीरियल शेड्यूल। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको स्वैप कर लिया था, आपको मैं बताया भी था कल कि अपडेटेड वैल्यू क्या है x की, उसके ब्याह पे हम देखेंगे। हाँ ऑब्वियस ये हमारा है कि राइट रीड सीक्वेंस को हमें मेंटेन करना है, बट राइट रीड सीक्वेंस के केस में x की वैल्यू वही रीड करनी है राइट की है, बट इसके भी यहाँ पे डेटाबेस इनकंसिस्टेंट के होने की चांसेस ही नहीं है। हमें अल्टीमेटली आपका डाटा कंसिस्टेंट रखना है और कंसिस्टेंसी में हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, तो इसलिए हमने इसको नीचे शिफ्ट कर लिया और हमने चेक किया तो हमारी वही वैल्यू बनी रही। इसलिए ये एक है, इसमें एक रूल 2 में आप ये भी देखेंगे अपडेटेड क्या है, अपडेटेड डेटा आइटम क्या है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। मैं इसका एक मैं आपको वो नोट्स भी दे दूंगा जिसमें लिखा हुआ है कि ये अपडेट की वैल्यू अपडेटेड डेटा आइटम के ऊपर वर्क करता है। किधर होगा मैं सर इसमें जो आपने ऐसे समझाया था ना कल कि x को हम लोग 100 मान लेते हैं और फिर वो तो मतलब बता ही दिया कि अगर x की वैल्यू 100 है यहाँ पर, ठीक है, और उसने इसने राइट तो अल्टीमेटली T3 करेगा और T3 ने जो राइट किया है, सपोज उसने T3 ने x की वैल्यू इनिशियली 100 थी और T3 ने राइट किया 200, तो वो 200 चाहे यहां पे पहले कर रहा होता या उसके नीचे भी करता, अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी बनी रहती, दैट इज 200। दैट्स व्हाई चाहे वो रीड करे कुछ भी, किया। अगर यहाँ पे हमने कहा कि एक्स ने इसमें अपडेट करके इसमें 100 रुपये विड्रॉ किए और 300 ऐड किए, अगर ऐसा होता तो अब की बार इस जब अगर हम इसको स्वैप करके यहां लेके आते हैं जैसे यहां लेके आए हैं तो WX के बाद, तो यहां पे आपकी बार वैल्यू कितनी हो जाती 200, जो कि इनकंसिस्टेंट डेटा होता। इसलिए हमने कहा कि जब आपके पास सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप इंटरचेंज कर सकते हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन के ब्याह पे कोई अपडेशन नहीं हो रहा है किसी एक डाटा आइटम के, यू कैन स्वैप दैट वैल्यू आल्सो। सो यहाँ पे हमने इसीलिए इसको स्वैप किया था कि ये वैल्यू जो हमारी पहले राइट कर रही थी वो बाद में भी राइट करती, तब भी डाटाबेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
इसलिए हमने देखा कि इसमें जो सीक्वेंस ऑफ ट्रांसैक्शन थे वो सीरियल बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं। वो क्या था, T2 T3 एंड T1 का। सो ऑब्वियस दिस इज फॉलोड, दैट्स व्हाई वी कैन से कि S is B equivalent to S dash, this is B equivalent to S dash, that's why this schedule is called the view serializable schedule। क्या कहलाएगा, view serializable schedule। बात समझ में आ रही है कि जो हमारा ऐसा नहीं है कि अगर हम, आपका बिल्कुल सही है कि वो राइट रीड को फॉलो करना चाहिए, बट हमारी अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमने चेक किया कि क्या हम इसको अगर नीचे भी कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, क्या हम इससे हमारा सीजलाबिलिटी पे कोई असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। ये देखो आपने कर लिया फिर भी कंसिस्टेंट डेटा आ रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज काइंड ऑफ एग्जांपल वेयर वी हैव टू सी कि अपडेटेड, हमेशा बात है कि अपडेट डाटा आइटम, कौन सा डाटा आइटम अपडेट हो रहा है उसको मेंटेन करना चाहिए। आई विल, मैं आप इसका ना एक मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा जो इस लाइन को लिखा हुआ है जहां पे अपडेट डाटा आइटम के ऊपर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ रखा हुआ है, अदरवाइज आई विल गिव यू, देखता हूं मैं। एक ऐसी एक और एग्जांपल देखिए, शायद आपको और क्लियर हो जाए जो अभी इसमें दिया है। सपोज वी हैव ए शेड्यूल एस दैट कंटेन R1X, then W2X, then W1X, then W3X, right? Check whether this schedule is view serializable or not. चेक करके बताइए, R1X, W2X, W1X, W3X। Now what will be the serial schedule for this? किस serial schedule के इक्विवेलेंट होगा, ये भी बताइएगा, ये भी बताइए, करके बताइए फिर मैं बताता हूँ। करा आप लोगों ने, कर रहे हैं, मैं तब तक चेक करता हूँ। चलो बाद में बताऊँ कैसा है ये शेड्यूल, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। RX, यहाँ पे आ गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ठीक है। ये WX, ये WX, फिर ये WX,
अब बताइए क्या ये सीरियलाइबल शेड्यूल है, व्यू सीरियलाइबल है या नहीं है? आकांक्षा, यस सर, एक बार ये व्यू चेक सीरियलाइबल करने। है? फिर से यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन में भी वही चीज मेंटेन हो रही है। आप कहो कि कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं तो वो स्वैप नहीं हो सकते हैं, बट यहां पर आप देखें कि अल्टीमेट अपडेटेड वैल्यू क्या है डेटा आइटम की। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्यू सीरियलाइबल। आप कहो कि ये सर कि ये इसने जो राइट की है वो वैल्यू वो T1 भी राइट कर रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली इस शेड्यूल में फाइनल वैल्यू x की क्या आएगी जो कि T3 ने राइट किया है। ये बाद में हो रहा है ना, तो इसका सीरियल शेड्यूल क्या बनेगा कि सबसे पहले T1 RX करेगा और उसके बाद उसको WX करेगा, ठीक है, उसके बाद T2 कर ले, कोई चेंज नहीं, दिक्कत ही नहीं। फाइनल राइट किसकी है? फाइनल राइट तो हमारी T3 की है, राइट, उस पे अब देखिए आप कहो कि यहाँ पे राइट रीड सीक्वेंस या वो है वैल्यू फॉलो करना चाहिए था या कुछ ऐसा होना चाहिए था, नहीं, आपकी अल्टीमेटली अपडेटेड वैल्यू क्या है डेटा आइटम की, उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर द कंसिस्टेंट डेटा आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस ट्रांजैक्शन यू कैन गेट राइट कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन कि x की वैल्यू अगर देखो, यहां पे देखो x की वैल्यू अगर 100 थी, ठीक है, अब ये इसने 200 राइट की T2 ने, ये 300 राइट कर रहा है T1 रीड करने के बाद अपडेट करके, और ये 400 राइट कर रहा है। तो ये जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो तो अल्टीमेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की क्या वैल्यू आनी चाहिए? 400। अब ये तो डर्टी ब्लाइंड राइट है, ये कुछ भी राइट कर रहा है बिना उसके देख के, ठीक है, चाहे वो पहले कर ले चाहे बाद में कर ले, लेकिन अगर ये यहां पे अब वो पहले कर लेता, ठीक है, तो आपको यही है कि जो रीड पहले कर रहा है जो वैल्यू उसको हमें देखना है। यही तो व्यू इक्विवेलेंट, ये नहीं कह रहे हैं कि वो इक्विवेलेंट ही है शेड्यूल, बट इट इज अ व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल। व्हाट इज इट? इज अ व्यू इक्विवेलेंट, जबकि ये कंफ्लिक्ट सीरियल नहीं है, इसमें ब्लाइंड राइट है, ये ब्लाइंड राइट है, बट ये व्यू इक्विवेलेंट भी है। क्यों ना कि वी कैन स्वैप दिस प्रीवियसली, ये 300 स्वैप कर रहा है, ओके, उसने जो रीड की वैल्यू उसके बाद उसने अपडेट की, बट इसने क्या किया, इस शेड्यूल है, इस ट्रांजैक्शन ने राइट कर दी वैल्यू कुछ भी, और इसने फिर फाइनल राइट कर दी, तो अल्टीमेट राइट क्या हुआ? अल्टीमेट राइट ये हुआ, तो यही तो वैल्यू आनी चाहिए। अब देखिए वो यहाँ पे कर रहा है क्या, 100, ये अपडेट करके राइट कर रहा है 300, यहाँ पे 300 कर दिया इस जगह, बट T2 ने कितनी राइट की उसको? T2 ने राइट की 200, यहाँ पे 200 होगा, बट आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस कॉन्सेप्ट ये हमारे अल्टीमेट राइट क्या हो रहा है? 400 का, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x बिकम 400। सो समटाइम वी हैव टू चेक वेदर what is the current updates on a data items that must be consistent in the database. So in that case कि हमने यहाँ पे वो जो चेक किया कि x की वैल्यू कुछ भी होनी चाहिए, अल्टीमेट वैल्यू हमारी वही होनी चाहिए जो फाइनल राइट हो रहा है। बीच के सीक्वेंस पे इतना फर्क नहीं पड़ता कि बस हाँ ये देखना है कि जो है, अगर यहाँ पे जैसे हमने कहा कि WX होता तब हमें यहाँ पे डिपेंड करता कि हमें क्या करना होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए ये तो था ऑन द, नाउ वी मूव टू recoverability. See, what is the recoverability? See, whenever any system that contains a database, right, and system may be crashed, system may be failed due to power failure, system may be failed due to disk failure, system may be failed due to operating system may be failed due to some tag log, and
maybe sometime you have to give in a wrong input. Like for example, if you trying to do some reservation, railway reservation, right? Book some tickets, online tickets. So whatever the cost of that online tickets, let it is 1,000 rupees, and you want to pay only 500 rupees. क्या ये सक्सेसफुल कंप्लीट होना चाहिए? नहीं होगा, बिकॉज जिसकी कॉस्ट 7,000 है 5,000 इनपुट डाल रहे हो, तो दैट मस्ट बी फेल, योर ट्रांजेक्शन मस्ट बी फेल इन दैट केस. सो once a transaction is failed, whenever you do any operation over the data, right, and during the failure you have to go back to the consistent state. That means जब फेल हुआ उससे पहले जो कंसिस्टेंट स्टेट थी वहां पर पहुंचने के लिए जो आप स्कीम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डाटाबेस रिकवरी. So database recovery is nothing but is a kind of a process of restoring the database to the most recent consistent state that existed just before the failure. क्लियर हो रही बात? क्या है database recovery? कि जब कभी सिस्टम फेल होता है, ट्रांजैक्शन जब आप परफॉर्म कर रहे थे, अगर सिस्टम फेल होता है तो डाटाबेस की जो कंसिस्टेंट स्टेट थी बिफोर फेलियर, you have to reach at that point, then that is called the database recovery. So it is nothing, it is kind of a process of restoring the database to the most recent consistent state. Now you know about what are the different kind of failure, as we have seen transaction failure. Transaction failure में क्या होता है कि आपने wrong input दे दिया. रॉन्ग इनपुट इन दैट सेंस कि आपने कोई डाटा की कोई इनपुट लेना था, उसको सपोज 5 आप कुछ और डालने लग गए, हो सकता है उसकी वजह से फेल हो जाए. ठीक है, समटाइम आपके ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और कई सारे ट्रांजैक्शन एक ही डेटा आइटम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसा क्या हो सकता है कि एक्स डेटा, सपोज ट्रांजैक्शन T1 है, वो एक्स डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है, बट दिस डेटा इज ऑक्युपाइड बाय एनी अदर ट्रांजैक्शन, सो दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल वेट फॉर रिलीजिंग ऑफ दैट डेटा आइटम, एंड सपोज अनदर ट्रांजैक्शन वांट टू fetch any another data item which is held by any another. So in that case there may be some kind of a deadlock situation. So at that case the system may also fail. System may fail due to some operating system failure or due to some RAM crash. RAM में प्रॉब्लम है, RAM आपकी सफिशिएंट ना हो और आपका डाटा वर्क करना बंद कर दे. ठीक है, आपका डिस्क क्रैश हो सकता था, आपका पावर प्रॉब्लम हो सकता था, तो आपके ये फेलियर हो सकते थे. उसकी वजह से आपको क्या करना होगा, रिकवर करना होता है. नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिकवरी, वी हैव टू go back to the consistent state. So whenever we do the recovery, we have to maintain our asset property, in which we have to maintain the atomicity, we have to maintain the consistency, we have to maintain the durability, and also isolation. In case of the isolation, see, isolation is not very important when we do the recovery, because isolation is a property of doing the performing the transaction in isolation. That means no transaction just interfere to any another transaction, right? They are working in isolation. So in the process of recovery, we have to basically deal with the atomicity, consistency and durability. Atomicity क्यों? क्योंकि जो आपने परफॉर्म किए हैं ऑपरेशंस, या तो सारे के सारे परफॉर्म हो या तो कुछ भी ना हो. अब जब आप किसी भी डाटाबेस को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हैं तो यानी कोई भी ना कोई चेंजेस कर रहे होंगे, तो जब तक चेंजेस कंप्लीट नहीं हो जाए, कंप्लीट मतलब सक्सेसफुल कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, और उससे पहले अगर फेल हो गया तो जितने भी ऑपरेशन आपने किए वो सारे सारे रिवर्ट बैक हो जाए. अगर कंप्लीट हो गया देन इज ओके, देन वी हैव टू, देयर इज नो नीड टू रिकवर इट, राइट, क्योंकि वो अपडेट हो गया, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया. बट अगर वो उससे पहले
फेल हो गया तो आपको क्या करना होगा, वी हैव टू रीडू ऑल योर ट्रांजैक्शंस, रीडू मींस रीडन, ठीक है। सेकंड, कंसिस्टेंसी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी क्या है, अगर आपकी वैल्यू कोई आपने अपडेट की है, ठीक है, और वो आपके इन बिटवीन, जब आपने अपडेट की बिटवीन आपका फेलियर अगर हो रहा है, फेलियर हो गया, आपने अपडेट कर दी बट ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये मॉडिफाई हो गई, ठीक है, आपने डिस्क के अंदर मॉडिफाई कर दी, तो क्या होगा, बट तो ऑब्वियस है वहां पे डाटा कंसिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू कुछ और थी, अब आप मॉडिफाई हो गई, लेकिन ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। जैसे कहें आपके अकाउंट से अगर हमने 1000 रुपीज निकाले हैं, ठीक है, तो और निकालने के दौरान ही अगर डाटा सिस्टम क्रैश कर जाए, तो आपके जो 1000 आपको मिले भी नहीं, लेकिन आपके सिस्टम से विथड्रॉ भी हो गए, तो आपका ये देखिए पूरे बैंकिंग सिस्टम का फेलियर हो जाएगा कि भैया डाटा तो उसको मिला, उसको पैसा तो उसको मिला ही नहीं, लेकिन आपका विथड्रॉ हो गया, वो किसको जाएगा पता नहीं। तो यानी कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो कि अगर बीच में ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है तो वो रिवर्ट बैक कर जाए, तो हमें रिकवरी की जरूरत पड़ेगी। चौथा, तीसरा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि आपने जो मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद, सिस्टम फेल होने के बाद भी आपके वो मॉडिफिकेशन परसिस्ट होने चाहिए। सो वी हैव टू फोकस ऑन 3 पॉइंट इन दैट, one is atomicity, another is consistency, and third one is durability. As we know, every transaction when we do, when it provide consistent data, it must be follow the isolation property. So by default we know, by default we have to assume that all transactions are following the isolation property. Now, so ensuring all these atomicity, consistency, and durability, we have to go with 2 approaches. One is called log-based recovery, and another is called shadow paging. Shadow paging basically deals with the atomicity property. We have already discussed what is the shadow paging or shadow copy scheme. So we have already seen this in the previous classes. What is that? Again, I am showing all. In that shadow paging scheme और shadow database scheme, what is in that? क्या करते हैं कि जो हमारी डाटाबेस की ओल्ड कॉपी थी, जिसको एक डाटाबेस पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, उसी की हम एक नई कॉपी बना लेते हैं। नई कॉपी में सारे के सारे अपडेशन स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन वी हैव टू डू ऑल द अपडेशन इन न्यू कॉपी, राइट? एंड दिस डाटाबेस पॉइंटर इज नॉट अपडेटेड टू द न्यू कॉपी टिल ऑल द अपडेशन इज डन सक्सेसफुली। जब तक कि सारे के सारे आपके अपडेशन थे वो परफॉर्म नहीं हो जाते हैं और यू हैव टू डू द कमिट, जब तक आप पार्शली कमिट नहीं कर लेते हैं तब तक ये डाटाबेस पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, ओल्ड कॉपी को, और जैसे ही कमिट हो जाएंगे वो डाटाबेस पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, न्यू कॉपी को। और क्या करेंगे, जो ओल्ड कॉपी थी उसको आप डिलीट कर देंगे। एंड दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज नोन एज शैडो पेजिंग स्कीम और शैडो डाटाबेस स्कीम, right? Now, second kind of scheme, that is called the log-based recovery scheme. Log-based recovery scheme में क्या करते हैं हम कि हम एक log क्रिएट करते हैं। Log क्या है? Log is nothing but a set of instruction we write into the system or disk whenever we do any kind of transaction. जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस उसके साथ में हम लिखते जाते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो वो क्या है, एक लॉग, एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं दैट पर्टिकुलर शेड्यूल, ठीक है? ये रिकवरी जब एल्गोरिथम हम अप्लाई करते हैं तो हम 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपका सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है, आपकी प्रोसेस आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और उस समय अगर कोई फेलियर हो रहा है, उस दौरान भी आप रिकवरी कर सकते हैं। या आपका जब फेलियर आ गया, ठीक है, उस फेलियर के बाद आपने उस डाटाबेस को रिकवर करने की कोशिश की तो हम तब भी कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्शन टेकन ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड एक्शन टेकन आफ्टर ए फेलियर टू रिकवर।
the database. So there are two approaches by which we can do this recovery. So how we can maintain the log? So log is nothing but it is a kind of sequence of operation we perform over the transaction, and these logs are kept in a disk or stable storage. क्या मतलब है? जैसे हम कहें, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमने कहा था 1000 रुपीज इज द ट्रांसफर टू, सपोज एक ट्रांजेक्शन T1 है जिसमें A को आपने इनिशियली रीड किया, A और B दो आपके डेटा आइटम है कि आपको ट्रांसफर करने थे कुछ अमाउंट, राइट? ट्रांसफर A से B में $50, ठीक है? A में अगर हम कहें $1000 है और आपको B में ट्रांसफर करना है और B की इनिशियल वैल्यू है 2000, राइट? ठीक है, अब आपको ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसफर $50, ट्रांसफर 50 फ्रॉम A टू B, राइट? तो हम अगर इसके लिए लिखें तो रीड A किया, A की वैल्यू रीड हुई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे A की वैल्यू को अपडेट, A इक्वल टू A माइनस $50 इसमें से निकलेंगे और राइट करेंगे B को, सॉरी राइट करेंगे A को, और B में ये फिर से हमें ट्रांसफर करना है, तो राइट A की अपडेट हो गई। सिमिलरली हमने B को रीड किया और B में हमने क्या किया? B में वो वैल्यू को ऐड कर दिया। ये ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट होगा जब एक से निकले और दूसरे में ऐड हो जाए जाकर के, राइट? और राइट हेलो, हाँ मैं अभी आपको कॉल करूंगा बाद में, मैं अभी फ्री नहीं। ठीक, ये आपका एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन जिसमें आपने $50 ट्रांसफर किए A टू B में। अब बात आती है, तो जब भी हमने ये ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली वी हैव टू क्रिएट लॉग्स। तो लॉग्स हमें यहाँ पे बनाने होंगे कि क्या लॉग होंगे। तो लॉग इंस्ट्रक्शन कैसे होती है? जब भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, तो वी हैव टू क्रिएट ए इंस्ट्रक्शन दैट इज TI स्टार्ट। दैट मीन्स कि योर ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड, दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन TI स्टार्ट, राइट? Whenever any transaction is associated, so what are the log instructions? So log instructions first है, we have to write TI, ठीक है, TI start with this start। एक हम ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे लॉग में, ठीक है? जब भी ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड होगा we have to write TI start। Now once you have to read A information, then A is $50 is extracted and we have to write A। तो again कि आपने अब वैल्यू को अपडेट किया है, आपने क्या किया? वैल्यू को अपडेट किया, सो यू हैव टू राइट समथिंग इनटू द डिस्क। तो जब हमने इसके साथ में डिस्क होने से पहले, डिस्क में देखिए नहीं, ये बफर में अभी काम हो रहा है, ये काम कहाँ होगा? बफर में, ठीक है? जब भी ये अभी प्रोसेसिंग होगी, इनिशियली इट इज डन इन द बफर, ठीक है? और आपका फाइनल राइट जब होता है, जब कंप्लीट हो जाता है, तब हो जाता है डिस्क के अंदर। डिस्क मींस परमानेंट स्टोरेज, राइट? सो डिस्क में तब जाएगा, ठीक है? तो बफर में जब काम हो रहा है, तो इसके साथ साथ में हमने क्या किया? डिस्क में आपने क्या यूज कर लिया? एक TI स्टार्ट कर लिया। जैसे इसने राइट किया, जब ये राइट करेगा तो यहाँ पे फिर से एक लॉग क्रिएट करेगा। लॉग क्या होगा? लॉग की बार बनेगा सी कि जो TI था, ठीक है, किस डेटा आइटम के ऊपर वर्क कर रहा है? A के ऊपर, और क्या इनिशियल वैल्यू थी और क्या फाइनल वैल्यू। सो दिस वन मोर log is created into the system and stored in the disk, right? तो इस केस में हमारे पास एक लॉग से क्रिएट होगा जो कि होगा क्या? अब यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन है? T1। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन है T1, ठीक है? इट इज वैल्यू A, इनिशियल वैल्यू थी आपकी 1000, ठीक है? अब ये फाइनल वैल्यू कितनी हो गई?
फाइनल वैल्यू होगी 950, $50 कम हो गए तो 950. So this log is created and stored into the disk. See, sometime we can't say we can't do कि दोनों वैल्यू एक साथ रखें. आप एक इसकी जगह हम ले सकते हैं एक डिफरेंट लॉग इंस्ट्रक्शन, दैट इज कि ti, ठीक है, a is a data item and whatever the value you want to enter updated, so we have to write only the updated value. So either we have to write here this log, or we can write here ti a, and now we have to update the value, that is 950. So 950 is there, right? Either हम ये लिखें previous value क्या थी, और या फिर हम directly लिख दें कि 950 is updated. This is when we perform the write operation, right? Similarly यहाँ पर कहीं होगा read b, तो यहाँ पर जैसे read b हुआ, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा था, तो अब की बार यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांजैक्शन t1 and now b is there, b data item के ऊपर, what is the final value? Final value is 2050, right? So updated value is 2050. So leave that. See here we have to do the commit. C is commit. So here once it got the commit, in that level we have to write one more instruction that is called commit transaction. So in that case, so we write ti and commit, ti and commit, right? So these kind of instructions are maintained with each transaction, and these instructions are stored in the disk storage directly. ये कहाँ, ये देखो ये प्रोसेसिंग कहाँ हो रहा है, बफर में, बट ये लॉग जो है वो कहाँ स्टोर होगा, डायरेक्टली डिस्क में स्टोर होगा, ठीक है? ये कहाँ होगा, ये डिस्क में स्टोर होगा, डिस्क बफर में, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि जब ये ट्रांजैक्शन ये किए, ठीक है, अब बात आती है कि हम क्या अप्रोच लगाएं कि अगर सिस्टम फेल होता है, सिस्टम में फेल एट दिस लेवल, सिस्टम में फेल एट दिस लेवल, किसी भी लेवल पे सिस्टम फेल हो सकता है, ठीक है? बिफोर कमिटिंग सिस्टम में फेल, ऑल दीज पॉइंट्स द सिस्टम में फेल, राइट? So we have to recover your data. Similarly, if we say about there is another transaction, let T2 is another transaction. And T2 perform over the data item and add something into that. Let it is read a, और भी कोई बात read a, right? And a is now we have to say about a plus 500 कर रहा है, and also it is writing over it, right? So this is in a parallel, we are doing something in that, right? Right? तो जैसे ये आपका आया तो इस समय इसका ध्यान रखिए, इसके अलावा जरूरी नहीं हमने केवल यहाँ पे 3 ही इंस्ट्रक्शंस ली हैं, आप इसके साथ में आपका जो लॉग होता है, लॉग में क्या क्या आता है, लॉग में सिस्टम टाइम भी आता है, किस टाइम में आपका डाटा इंटर हो रहा है, ठीक है? सिस्टम की क्लॉक क्या है, किस डेट में आया है, वो सारा कुछ मेंटेन किया आपके लिए. यहाँ पे अभी हम केवल यह दिखा रहे हैं कि यहाँ पे टी स्टार्ट हुआ और टी कमिट हुआ, राइट? सो हियर अगेन in the same way, here whenever this appear into the system, there is a log, it is created, and we have to start, so ti to start with their time also, so किस time में ये appear हुआ, so that all the information about the instruction is stored into the system disk. When it is done, so it is done at T2, then on which data item A, and what is the final value now here? Here it is, earlier it is write the 950, right? It is write the 950. तो 950 it is read at this level, right? इस लेवल पे उसने read किया और 500 और जोड़ दिए, तो हो गया कितना? 1450. So 1450 is written over the disk, right? और ये सिस्टम यहाँ पे C
यहाँ पे हुआ कमिट, C2 यहाँ कमिट हो रहा है फ्रैक्शन का, ठीक है। तो इस दौरान कहीं पे भी आपका सिस्टम, जरूरी नहीं यहाँ पे फेल हो सकता है, सिस्टम यहाँ पर भी फेल हो सकता था, ये सिस्टम यहाँ पे फेल हो सकता था। तो इसके लिए रिकवरी की कुछ स्कीम्स हैं, जिसमें क्या है, फर्स्ट वन लॉग बेस्ड रिकवरी। लॉग बेस्ड रिकवरी किस तरह से यूज की जाती है, उसके लिए दो अप्रोच हैं। वन इज कॉल्ड द इमीडिएट database modification, another is called the deferred database modification. So this is all जो अभी हमने समझाया तो वही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, nothing is there. Now there are two kind of approach, one is called deferred database modification, another is called immediate database modification. इसमें क्वेश्चन जरूर बनता है कि व्हाट इज लॉग बेस्ड रिकवरी एंड व्हाट आर द अप्रोच यूज्ड फॉर द लॉग बेस्ड रिकवरी एट डिफरेंशिएट, डिफर्ड एंड इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। कंपल्सरी क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। तो व्हाट इज डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन स्कीम? सो डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन स्कीम रिकॉर्ड्स ऑल मॉडिफिकेशन टू द लॉग बट डिफर ऑल द राइट टू आफ्टर पार्शियल कमिट, राइट? What is the meaning in that? See here again. अब दो तरीके के अप्रोच बताएं। एक हमने बता रहे हैं डिफर्ड डाटाबेस मॉडिफिकेशन और डिफर्ड अपडेट, एक ही बात है। डिफर्ड डाटाबेस मॉडिफिकेशन और इमीडिएट डाटाबेस मॉडिफिकेशन। तो डिफर का मतलब यह है कि आप जितने भी राइट्स हो रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में जितने भी राइट्स हो रहे हैं ट्रांजैक्शन के, ठीक है, वो तब तक डिफर कर दीजिए, डिस्क में अपडेट मत करिए जब तक कि आपका पार्शियल कमिटेड ना हो जाए। क्या मतलब है डिफर की? मींस वी हैव टू डिफर ऑल माय राइट इंस्ट्रक्शन, राइट, टिल द पार्शियल कमिटेड इनटू द डिस्क, ठीक। और इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में क्या है कि जैसे जैसे आपका राइट आया आपने क्या किया, डिस्क के अंदर स्टोर कर दिया। ये जो हमारा आया कि हमने रीड किया एक को, ठीक है, रीड किया एक को, ठीक है, एक भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया और राइट कर दिया। इमीडिएट में क्या होगा, आप डायरेक्टली जैसे ही राइट हुआ आपने डिस्क के अंदर जाकर के बफर में एग्जीक्यूट किया और डिस्क में एक ही वैल्यू को अपडेट कर दिया। कितना हो गया था? 950। सो 950 इज अपडेटेड इन द डिस्क। ये केस था इमीडिएट के लिए बता रहे हैं। डिफर में क्या है? डिफर में हमने लॉक तो, दोनों केस में लॉक तो बन ही रहे हैं। डिफर में क्या है कि ये जो हमारा राइट है हमने अभी डिस्क में नहीं अपडेट किया। डिस्क में कब करा जा करके? जब ये पार्शियल कमिटेड हो जाएगा। इसके जैसे ही यहां पे पहुंचेंगे पार्शियल कमिटेड, यानी कि बिफोर कमिटेड, दैट इज पार्शियल कमिटेड स्टेट। सो बिफोर कमिटेड, राइट, जैसे ही हमने देखा ये पार्शियल कमिटेड हो गया है तो हम क्या करेंगे, राइट को अपडेट कर देंगे, यानी कि हम डिस्क को अपडेट कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड डिफर्ड डाटाबेस मॉडिफिकेशन। डिफर्ड मींस हम अपने राइट ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए, जब तक कमिटेड नहीं हो रहा है, पार्शियल कमिटेड नहीं हो रहा है, तब तक के लिए हमने अपडेट नहीं किया। इमीडिएट में क्या हो रहा है? इमीडिएट में हम जैसे ही राइट किया हमने अपने डिस्क में जाकर के अपडेट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या स्कीम है, कैसे हम रिकवरी करेंगे इनका, ठीक है, दोनों में। इमीडिएट समझ गए, इमीडिएट में जैसे ही राइट ऑपरेशन आया आपने डिस्क में अपडेट कर दिया। डिफर्ड में क्या किया, आपने इसे डिले कर दिया तब तक के लिए जब तक कि पार्शियल कमिटेड ना हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही? नाउ, सो इन केस ऑफ द डिफर्ड डाटाबेस मॉडिफिकेशन स्कीम records all modification to the law but differs all the rights to after partial commit. So assume that transaction execute serially, सारे हमारे ट्रांजेक्शन आपके serially execute कर रहे हैं, ठीक है, and we have to write all the logs into the disk। जैसे जैसे आ रहे हैं हमने लॉग को डिस्क में कर लिया। When TI partially commits, जैसे TI partially commit है, we have also write one of the log that is TI commit into the system, right? So how we can recover the data? So this is the process
कि हाउ वी कैन रिकवर द डेटा, और ड्यूरिंग रिकवरी राइट व्हेनेवर वी गॉट बोथ इन लॉग को चेक करेंगे, लॉग में अगर ये दोनों इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, टी स्टार्ट एंड टी कमिट, राइट, टी स्टार्ट, अगर कोई फेल होता है और आपने फिर क्या किया, लॉग को चेक किया, लॉग में अगर टी स्टार्ट और टी कमिट है, यानी कि जैसे कमिट उसको दिख रहा है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन टी का वो स्टार्ट भी हो गया था और कमिट भी कर लिया पार्सली, यानी कि जो आपने मॉडिफिकेशन किए हैं वो ठीक है, कमिट कर लिए, ठीक है, यानी कि यू कैन री, और उसके बाद फेल हो गया, इसीलिए तो ये आपको लॉग में मिल गए। एक तो क्या करेंगे कि वो हम सारी की सारी जो ऑपरेशन किए हैं उनको रीड हम कर लेंगे, यू कैन रीड ऑल दोस। So redoing the transaction, we have to write redo ti, set the value of all data item updated by the transaction to the new values, right? Like this is a previous example जो हमने बताया। अब हमारे पास ये 3 केसेस बन रहे हैं, देखिए, एंड these 3 केसेस बेस्ड ऑन द लॉग ड्यूरिंग द फेलियर। एक पहला केस है कि आपका जैसे ये लॉग क्रिएट हुए और आपका इस समय फेल हो रहा है, देखिए A is failed after updating the value of B but not complete the transaction T as 0. What will happening in that? दूसरा केस ये बन रहा है कि T0 ने अपडेट कर लिया और कमिट भी कर लिया, बट T1 ने जब स्टार्ट किया, ठीक है, बट वो कमिट नहीं करता है, तब फेल आया। और तीसरा केस ये बनता है कि हमने कहा कि T0 ने भी स्टार्ट किया, उसने कमिट कर लिया, T1 ने भी स्टार्ट किया, उसने भी कमिट कर लिया, ठीक है। There are 3 cases. So what we will perform in that? अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर इसमें T0 स्टार्ट और T0 कमिट दोनों ही नहीं मिलना है, तो what will we do? यानी कि आपका ये वाला जो फेलियर जब आया, इसका मतलब है कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि कमिट है ही नहीं इसके अंदर। अगर कमिट होता तो क्या करते, रीडू कर लेते, लेकिन हम इसमें रीडू नहीं कर सकते। वी हैव टू अवॉइड द ट्रांजैक्शन, वी हैव टू किल द ट्रांजैक्शन एंड अगेन वी हैव टू परफॉर्म ए न्यू ट्रांजैक्शन। क्लियर हो रही बात कि जब अगर T0 स्टार्ट और T0 कमिट नहीं मिला, इसका मतलब है कि ये पार्शली कमिटेड नहीं हुआ है ट्रांजैक्शन, इसलिए इसको किल कर दें और फिर से नए सिरे से करें, ठीक है, नया ट्रांजैक्शन रिव्यूज। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे T0 स्टार्ट हुआ, T0 कमिट हुआ, यानी कि T0 कंप्लीट हो गया, बट T1 कंप्लीट नहीं हो पाया। T1 ने सी में वैल्यू को जस्ट लिखा ही था, उसी समय फेलियर हो गया। अब क्या होगा कि जब इसको T0 के दोनों ही लॉग में मिल गई, स्टार्ट और कमिट, इसका मतलब T0 को रीडू कर लीजिए और T1 को क्या करेंगे, यहाँ पे किल कर देंगे। T1 इज नॉट, बिकॉज T1 यू हैव टू परफॉर्म वंस अगेन, राइट। इस केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में ये हो रहा है कि T0 स्टार्ट हुआ, कमिट हुआ, T1 भी स्टार्ट हुआ, कमिट हुआ, और उसके बाद फेलियर आ रहा है। अगर इस केस में भी देखें, दोनों ही ट्रांजैक्शन कमिट कर चुके हैं, इसलिए इस केस में क्या होगा, सी के केस में केवल रीडू ऑपरेशन होगा, रीडू T0 एंड सिमिलरली रीडू T1 एज बोथ द ट्रांजैक्शन आर कमिटेड, राइट। सो the failure we have to redo means you have to just redone the operations, right? So using this you can recover your system. बात समझ में आ रही कि फिर से हमें इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now चलिए, so next day we will discuss about the immediate database modification. अब immediate में क्या हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें आप डाटा में, ये तो बफर में हो रहा था, डिस्क में आपको ये मिला इसलिए हो गया। अब ये आप डिस्क में राइट भी करते जा रहे हैं साथ साथ में, तो क्या ऑपरेशन होंगे आप सोचिएगा कि अगर कोई चीज आप डायरेक्टली डिस्क में राइट करते जा रहे हैं तो कैसे क्या क्या परफॉर्म करें, रीडू करें, अनडू करें, राइट। सो नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस द इमीडिएट डाटाबेस मॉडिफिकेशन। समझ में भी आ रहा है? बहुत कम आया होगा।
सर आज डिले भी बहुत था। तो बताते क्यों नहीं उस समय? उस समय बता दिया करो, जैसे ही आपको नहीं मिल रहा वो चीजें, तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को भी रोक लूँ। बताते तो उन्हें, हम भी ये सोचते सब सही में चल रहा है। आप लोग नोट्स बनाते जा रहे हैं? अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, ये आपको असाइनमेंट दिया था मैंने, इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोग करके दिखाइएगा। ये वाला क्वेश्चन जरूर करिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।